हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में वर्णित जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को नहीं छुआ है तो डेफिनेटली आसान क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। संसदीय समितियों की अगर बात करें तो भारत में मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसे कहा जाता है। इसी के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी। संसदीय समितियों के प्रकार हो सकते हैं स्थायी समिति, इसके अलावा और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहा गया है। तो पहले स्थायी समिति देख लेते हैं। स्थायी समितियों में वित्तीय समितियां या कुछ अन्य समितियां होती हैं और यही जो स्थायी समितियां एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसमें से पहली है लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति, दूसरी लोक उपक्रम समिति, चौथी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियाँ। शुरुआत की तीन अगर आपने पढ़ लिया तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे सभी कवर हो चुके हैं। ठीक है, कुछ अदर समितियां भी हैं जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति हो गई, विशेषाधिकार समिति हो गई, विभागीय समिति हो गई। अब हम बात करते हैं अगर दूसरा प्रकार जो है, हम डिटेल में जाएंगे सभी को, लेकिन पहले अस्थायी समितियां या तदर्थ समिति कौन सी हैं। किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो यह समिति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की जांच करना है तो जांच समिति हो गई, किसी बिल वगैरह में सुझाव लेना है या रिपोर्ट लेनी है कि चलो ठीक है, जैसे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी के कस्तूरी रंजन समिति का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। ठीक है, तो सलाहकार समिति हम कह सकते हैं होगी। आइए अब हम प्रमुख स्थायी समितियों की बात करते हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। पहली समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। यह भारत सरकार की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और कुल सदस्यों की संख्या इसमें 22 होती है। इस 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति भारत सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखक परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक का गठन अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। उसकी जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर ये अपनी उस रिपोर्ट पर विचार करती है। साथ में इस समिति का अध्यक्ष कोई विपक्ष दल का नेता चुना जाता है, जिसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। फिर से ध्यान दे दीजिए, सबसे जो बड़ी और महत्वपूर्ण समिति कह सकते हैं हम इसको, वो है आपकी लोक लेखा समिति। अब मतलब बड़ी तो नहीं कहनी चाहिए क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, इसमें 22 ही हैं। सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समिति है क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वह विपक्ष का नेता होगा। जो विपक्ष में सरकार है उनमें से किसी एक व्यक्ति को जो है यहाँ पे चुना जाता है और लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका चुनाव करेगा। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण रहेगी विपक्ष का नेता जिसका अध्यक्ष रहे, क्योंकि सरकार कितने पैसे कहाँ पे खर्च कर रही है, साथ में जो कैग है उसकी जो रिपोर्ट पर विचार करने का काम विपक्ष का रहेगा, तो वो सारी कमियों को देखेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। मेन जो क्वेश्चन आता है वो यह है कि राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, समिति का गठन कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की एस्टीमेट कमेटी। पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्य 30 होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। इसमें स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा गया है। अब देखिए एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कौन लगाएगा, कहाँ पे कितना खर्च कर रहा है। भाई जो सरकार में होगा, जिसकी सत्ता होगी, विपक्ष के पास तो अधिकार ही नहीं रहेंगे ना बजट वगैरह पेश करने के, धन कहाँ पे कितना खर्च करना है ना। तो कुल मिला के ये समझिए कि ये जो है
बहुमत दल की जो टीम होती है उसके द्वारा ये गठन की जाएगी और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा के होते हैं। यह समिति सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है, जिसका प्रमुख कार्य वार्षिक अनुदान की जांच करना होता है। ठीक है। लोक उपक्रम समिति, इस समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। विभागीय समितियां कौन सी होंगी? हाँ, इस प्रकार की समितियों की संख्या कुल 24 है। प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसका 21 का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष, 10 का मनोनयन राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाता है। कुल 24 समितियों में 16 समितियाँ लोकसभा के अंतर्गत और 8 समितियाँ राज्यसभा के अंतर्गत आती है। मेरे ख्याल से ये डेटा कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको बस जो शुरुआत की 3 समितियाँ मैंने बताई है उसको याद कर लीजिए। लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति जो है सबसे पुरानी है, 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुनाव किया जाता है। विपक्ष का जो कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष चुना जा सकता है। सामान्य रूप से विपक्षी दल का जो या लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। पहली बार जॉन मैथाई की सिफारिश 1950 में इसका गठन किया गया था। लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया। 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से और चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जो है हम लोग विधानमंडल को पढ़ेंगे, जिसमें विधान परिषद क्या होती है, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। फिर विधानसभा को पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि सारी जगह तो विधानसभा है ही, विधान परिषद कुछ राज्यों में ही है, भारत के 6 राज्यों में है। सारे राज्यों की कुल संख्या वगैरह पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, बाय।